Hello friends, welcome to my channel A to Z Banking and Technology. And today I am going to discuss a very important and career related topic, how to become branch credit manager or you get promotion from CPA to branch credit manager. So it is a very important role and we need to understand what are the requirements, क्या क्या ऐसी ability होनी चाहिए to manage the role of branch credit manager. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीसीएम्स के अंदर, और सीपीए अगर हम सीपीए एंड बीसीएम से अगर कंपेयर करें तो सीपीए से जब हम प्रमोट होते हैं एज ए बीसीएम तो क्या क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती हैं और उसे हमें कैसे पूरा करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो एक फ्रेशर है, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एमबीए पास आउट होके डायरेक्ट बीसीएम के रोल पे आते हैं या सीपीए से प्रमोट होके बीसीएम बनते हैं। तो ऐसी क्या अलग से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीएम रोल पे होती हैं जो एक सीपीए को करनी चाहिए और क्या डिफरेंस है उन रोल में, क्या एबिलिटी है उस रोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड से कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक ब्रांच क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए। तो एक ब्रांच क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रेजुएट हो, और अगर आप ग्रेजुएट कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होने से आपको प्रीफरेंस मिलती है, बिकॉज उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एनालिटिक्स स्किल जो है वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर सिखाया जाता है। तो जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक असेट साइड में क्या होगा, लायबिलिटी साइड में क्या होगा, कौन सी ट्रांजेक्शन किस जगह जाके हिट होगी, या फाइनेंशियल रेशोज की बात करें तो फाइनेंशियल रेशो को कैसे एनालाइज किया जाता है, कौन कौन से फाइनेंशियल रेशो जो है आपके लैंडिंग और अप्रूवल के दौरान इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमारे कॉमर्स में सिखाया जाता है। तो इसलिए जो बैंकर्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदों को लेने में ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को रखने में ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, लाइक आपका एमसीए है, सॉरी एमकॉम है, या आपका एमबीए है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये आपके लिए तो ये आपके लिए एडिशनल एडवांटेज होता है, बिकॉज इसमें आपको जल्दी प्रेफरेंस मिलती है। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग कि एज ए बीसीएम आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले जो पर्सनालिटी का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्यों है, ये कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। बिकॉज कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो इंटरेक्शन है वो कस्टमर से होगी, कस्टमर के साथ आपकी पीडी जिसे हम पर्सनल डिस्कशन बोलते हैं ड्यूरिंग द लोन अप्रेजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका क्रेडिट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देन आपका कम्युनिकेशन जो है आपके बिजनेस टीम के साथ होगा। देन आपका कम्युनिकेशन जो है अदर वरीज डिपार्टमेंट जैसे कलेक्शंस हो गया, सेल्स हो गया, ऑडिट हो गया, या सीनियर मैनेजमेंट हो गया, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होना है। तो इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए। एज ए बीसीएम रोल पे अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आपका एक एवरेज लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का रिफ्लेक्शन हो कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो डिसीजन आपने केस पे दिया या जो आपका व्यू है केस पे, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें जो आपका थॉट प्रोसेस है वो क्लियरली आप कम्युनिकेट कर पाएँ अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। तो इसलिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जैसे मैंने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की यहाँ पे बात की, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब ये है कि जब आपने केस पे कोई व्यू बनाया, कोई व्यू फ्रेम किया, डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन के रीजन के पीछे क्या रीजंस हैं वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए कि मैंने इस डिसीजन की वजह से या इन रीजन की वजह से अपना डिसीजन फॉर्म ये किया है। अगर उन रीजंस को कोई मिटिगेट कर सकता है, कोई उसको चैलेंज कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चैलेंज जो है कितने सटीक हैं, कितने जेन्युइन है। तो अगर उस चैलेंजेस के कोई सटीक रीजंस हैं, सटीक मिटिगेंट्स हैं, तो आपको अपने डिसीजंस को कैसे वो करना है, कैसे डिफेंड करना है, या फिर कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ पे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल का मैटर करता है। सेकेंडली बात आती है डिसीजन मेकर्स की। कई बार देखा गया है कि जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर रोल्स पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी केस को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो डिसीजन ना लेने का रीज़न ये होता है कि वो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर नहीं होती कि मैं इसे रिजेक्ट करूँ या अप्रूव करूँ। तो उस चीज़ में भी आपका काफ़ी स्ट्रांग व्यू होना चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो इस वजह से लिया है और ये रीजन उसके डिसीजंस के हैं। तो सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप रेडी टू अडॉप्ट होने चाहिए, कि अगर आपने कोई व्यू फ्रेम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस व्यू पे एकदम रिजिड हो जाए और अडामेंट हो जाए, और अगर कोई उसमें स्ट्रांग मिटिगेंट्स भी अवेलेबल हैं आप उसको भी एक्सेप्ट ना करें। तो इसलिए एज ए बीसीएम आपको रेडी टू अडॉप्ट होना चाहिए, गो गेटर होना चाहिए, कि आपको अगर कोई बहुत स्ट्रांग रीजन मिलता है, कोई रिकमेंडेशन मिलती है, और जिस केस पे आपने व्यू बनाया है उस पर अगर स्ट्रांग कोई ओपिनियन दे रहा है या स्ट्रांग मिटिगेंट्स मिल रहे हैं,
तो आप उसे एक्सेप्ट करके आप उसे आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए। अगर वो आपके लेवल में ही है तो आप उसे सीनियर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये हो गई पर्सनैलिटी की बात, जिसमें आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए, आप रेडी टू अडॉप्ट द सिचुएशन होने चाहिए, गो गेटर की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी क्लैरिटी जो है, थॉट्स ऑफ क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके आगे बात करते हैं। सो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। सो किसी भी बीसीएम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए एज ए बीसीएम रोल को निभाने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो नॉलेज में क्या क्या ऐसी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले है जो है प्रोडक्ट की नॉलेज, कि जिस भी प्रोडक्ट में को आप मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिजनेस लोन है या पर्सनल लोन है, उस प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके रिलेटेड जो प्रोफाइल्स आते हैं, जिस टाइप का कस्टमर सेगमेंट है उसके कस्टमर सेगमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सिक्योर्ड में हैं तो आपके उसके जो प्रॉपर्टी है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, इससे तो हो गया प्रोडक्ट नॉलेज। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो कस्टमर है उसके साथ पीडी कैसे की जाए। तो पीडी किसी भी जो लोन अप्रेजल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज पीडी के बेस पे ही डिसाइड होता है कि कस्टमर को हमें लोन देना है या नहीं देना है, कस्टमर का इंटेंशन क्या है लोन लेने की, कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, कस्टमर का बिजनेस मॉडल क्या है, कस्टमर का जो नेचर है वो किस तरह का है, और फ्रॉड कस्टमर है या नहीं है, ये हमें पीडी के दौरान सबसे ज़्यादा पता चलता है। तो पीडी की जो टैक्टिक्स है, पीडी का जो एक हुनर जिसे हम बोलते हैं, तो वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के दौरान, क्योंकि पीडी आप कोई भी जाके कस्टमर के सामने बैठ के कुछ भी क्वेश्चन पूछने लग जाए तो वो आपके लोन अप्रेजल के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए पीडी में कैसे क्वेश्चन पूछना है, कस्टमर को ऐसा भी ना लगे कि वो इंट्रोगेट हो रहा है, और ऐसा भी ना हो कि बीसीएम उसको खुश रखने के लिए क्वेश्चंस जो उसके हैं, जो नॉलेज उसे चाहिए, जो क्वेश्चंस का आंसर उसे चाहिए, वो उससे पूछ ना पाए। तो इसलिए पीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका एक्सपीरियंस ब्रांच हेड मैनेजर को होना चाहिए इस रोल को निभाने के लिए। इसके बाद आता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं। प्रोडक्ट की नॉलेज से बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि उस कस्टमर की एलिजिबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम प्रोडक्ट के इसकी जो बैंकिंग अच्छी है तो उसको मैं बैंकिंग के बेस पे प्रेजेंट करूँ, उसका जो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो मैं फाइनेंशियल्स के बेस पे प्रोजेक्ट करूँ, या उसकी जीएसटी फाइलिंग अच्छी है तो मैं उसके बेसिस पर केस को प्रेजेंट करूँ, या इसके अलावा अगर वो उसका ना तो जीएसटी है, ना बैंकिंग है, ना फाइनेंशियल्स है, बट उसका एक्चुअल में बिजनेस रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, बिजनेस सेटअप अच्छा है, और वो एक्चुअल में अर्निंग अच्छा कर रहा है, तो उसको असेसमेंट बेस पे कैसे प्रेजेंट करना है, ये प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे बीसीएम्स को होनी चाहिए। क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ इनकम प्रोग्राम जो है अलग अलग बैंकों में फॉलो होते हैं, किसी में इनकम बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, किसी में नॉन इनकम बेस्ड, जिसे हम सरोगेट बोलते हैं, उस टाइप के प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हमारे को प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, हमारे को पीडी की नॉलेज हो गई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमने प्रोडक्ट की नॉलेज होते साथ साथ पीडी भी हमने कर ली, तो जो उस पीडी के आउटकम्स हैं उसको हम अपने रिकमेंडेशन नोट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो आपने फाइल के अंदर देखा या कस्टमर से पीडी के दौरान जाना, उसको कैसे अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंट करना है, वो कहलाता है रिकमेंडेशन नोट। और रिकमेंडेशन नोट में आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर से रिलेटेड है, starting from their loan application and their business model, their revenue, their repayment capacity, intention, purpose of loan, ये सब जो है उसकी आपको रिकमेंडेशन नोट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ता है कि इस केस में क्या क्या ऐसी डेविएशंस हैं जो आप ले रहे हैं, और वो डेविएशंस को हमने कैसे मिटिगेट किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रिकमेंडेशन नोट के दौरान। साथ ही साथ इसमें आपको जब सीनियर को आप अप्रेजल भेजते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उसका रिस्पॉन्ड करना भी आपको आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके केस अप्रेजल के लिए। तो गाइज, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिकमेंडेशन नोट का, ये भी एक बीसीएम के अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है उस बिकॉज बीसीएम एक जो है मैनेजर रोल के पोजीशन पे बैठा होता है, तो उसको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, वो स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल जिसे हम बोलते हैं, वो भी आना चाहिए कि किस बंदे से कैसे काम करवाना है। कोई कोई जो सीपीए जो है वो ऐसा हो सकता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, कोई सीपीए ऐसा हो सकता है जो काफ़ी लथार्जिक हो। तो इसको कैसे किससे क्या काम कराना है, ये भी आपकी टीम मैनेजिंग एक्टिविटी के अंदर, टीम मैनेजमेंट स्किल के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो आपकी टीम है उसको कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनको पॉलिसीज़ का अगर पता नहीं होगा तो वो आपको गलत रिकमेंडेशन भेजेंगे, गलत प्रिपरेशन करेंगे आपके कैम्प की। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग की स्किल भी उसके अंदर चाहिए होती है, ताकि आप अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन कर पाएँ। क्योंकि अगर आपकी टीम ट्रेन होगी तो आपके पास जो भी काम आएगा वो काफ़ी रिफाइंड और अच्छा बना हुआ होगा, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो आपके प्रोडक्ट एंड स्किल की नॉलेज हो गई।
सो जैसा कि हमने प्रोडक्ट एंड पॉलिसी की नॉलेज में बात करी प्रॉपर्टी नॉलेज की, तो अगर आप सिक्योर्ड लोन के अंदर हैं तो आपका एक बहुत ही अलग चैप्टर खुल के आता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जिसे एक बोलते हैं लीगल रिपोर्ट, जो उसके डॉक्यूमेंट्स की जो लीगैलिटी है उसको वैलिडेट करता है। सेकेंडली उसका वैल्यूएशन, कि जो आप लोन देने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो कोलेट्रल रखा गया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो इन दोनों की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सिक्योर्ड लोन है, जैसे हाउसिंग लोन है, लोन प्रॉपर्टी है, इसमें अगर डील कर रहे हैं तो। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी में क्या क्या देखना होता है, प्रॉपर्टी की जो रिपोर्ट्स आती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर को हमें कंसिडर करना चाहिए। सिमिलरली जो लीगल रिपोर्ट आती है, लीगल रिपोर्ट में क्या क्या देखना होता है, उससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो वहाँ पे बना रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से लीगल वर्ड डालेंगे या वैल्यूएशन वर्ड डालेंगे तो आपसे उसको उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज बिना प्रॉपर्टी की नॉलेज लिए आप होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या सिक्योर्ड बिजनेस लोन जिसे हम बोलते हैं, उस प्रोडक्ट में आप नहीं एंटर कर सकते एज ए बीसीएम। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि बीसीएम की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, उसका क्या सैलरी पैकेज होता है। तो हमने यहाँ बात कर ली कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं उसका सैलरी पैकेज क्या होता है और उसका करियर ग्रोथ कैसे होता है। तो सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो जनरली जो बीसीएम का रोल है वो अलग अलग एनबीएफसीज और बैंक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस पे होता है। जैसे अगर मैं छोटी एनबीएफसीज की बात करूँ तो वहाँ 4 लाख रुपए से स्टार्ट होके 5 साढ़े 5 लाख रुपए तक का बीसीएम का पैकेज आता है। बट अगर मैं रिनोन्ड एनबीएफसीज की बात करूँ जो मार्केट में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, उनके अगर बीसीएम्स की पैकेज की बात करूँ तो कई बीसीएम्स ऐसे भी हैं जिनका 12 से 15 लाख रुपए तक का एज ए बीसीएम पैकेज है। तो मार्केट में जो बीसीएम का रेंज है वो 4 लाख से स्टार्ट होकर 12 लाख रुपए तक के पैकेज तक का बीसीएम के पोजीशन पे ऑफर किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रोथ पाथ है बीसीएम का वो क्या है। तो बीसीएम लेवल पे अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट आपका इनिशियल स्टेज होता है जो सीपीए लेवल पे होता है। सीपीए से बढ़ के आप बीसीएम बनते हैं। बीसीएम से आगे अगर आप जाएंगे तो एरिया क्रेडिट मैनेजर रोल पे जाते हैं, जिसे हम एएसएम या एसीएम बोलते हैं। इसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको क्लस्टर या स्टेट लेवल का रोल मिलता है, जिसमें आपको एक जो है 4-5 ब्रांचेज या एक स्टेट दे दिया जाता है। स्टेट से आगे बढ़ेंगे तो आपको आरसीएम, जिसे हम रीजनल क्रेडिट मैनेजर बोलते हैं, रीजनल क्रेडिट मैनेजर के रोल पे आपको की पोजीशन मिल सकती है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो जोनल क्रेडिट मैनेजर, जोनल से आप नेशनल क्रेडिट मैनेजर या हेड ऑफ क्रेडिट, एंड उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो एज ए सीआरओ आप किसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको काफ़ी कॉन्स्टेंट नॉलेज, एजुकेशन और गुड रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो चैनल है ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये स्पेसिफिकली फॉर ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, बीसीएम्स और जो न्यू एस्पिरेंट है जो एमबीए और ग्रेजुएशन पास आउट होके आए हैं, उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल है और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इस चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस दिखेंगी, जिसमें आप प्रोफाइल वाइज वीडियोस को देख सकते हैं, इनकम एलिजिबिलिटी की वीडियो को देख सकते हैं, नॉन इनकम एलिजिबिलिटी जो प्रोग्राम्स हैं, नॉन सरोगेट इनकम जो प्रोग्राम्स है वो देख सकते हैं, प्रॉपर्टी की नॉलेज देख सकते हैं, और जो केसेस मॉक टेस्ट होते हैं इसमें आप मॉक टेस्ट का एक प्लेलिस्ट देखेंगे जहाँ पे आपको पूरा केस स्टडी दिया जाएगा। उसमें आपका डिसीजन पूछा जाएगा कि आप उसको केस को करेंगे या नहीं करेंगे, उस टाइप के रियल केसेस का एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।